बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ ईशा अलतना और मैं हूँ मोहम्मद जुनेद हलीम। नाजरीन, आज आप सभी के दिल उदास हैं। उसकी वजह यह है कि रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है, जिसे जुमातुल विदा कहा जाता है। अब चंद ही घड़ियाँ बाकी रह चुकी है। इन्हें कोशिश ये है, ख्वाहिश ये है, अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हम इसका हक अदा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें समेट सकें। बिल्कुल जी। और ये जो चंद सातें रह गई हैं बाकी, इसमें जितना वक्त भी बचा है उसमें आप जितनी नेकियां समेट सकते हैं, जितनी रहमतें बरकतें समेट सकते हैं, वो समेटिए। वैसे तो बहुत सारे आपके पास जुमे आएंगे, लेकिन ये जुमा इसलिए भी ख़ास है क्योंकि ये जुमातुल विदा है और रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा है। रमज़ान मुबारक का एक एक रोज़ा, एक एक दिन वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही कीमती था। और आज का जो आखिरी जुमा है वो इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पता नहीं कब अगला जुमा आपको नसीब हो और अगला रमज़ान मुबारक आपको नसीब हो। बिल्कुल, अल्लाह ताला सबको ये शर्फ बख्शे कि दोबारा से उन्हें ये बाबरकत महीना देखने को मिले। लेकिन जिस स्पीड से ये महीना इशाल गुजरता है, पहले हम इंतज़ार कर रहे होते हैं शिद्दत से कि रमज़ान कब आएगा और आते ही जिस रवानी से, जिस तेज़ी के साथ ये महीना गुजरता है, तो जब तक हम सेटल डाउन होते हैं, जब तक हम इसकी अहमियत को समझने के काबिल हो रहे होते हैं, तब तक पता लगता है कि जी ये जो बाबरकत महीना हमारे हाथ से गुजर चुका है। और जिस तरह से रात को 27वीं की रात थी, और जो उलमा कराम है वो ये कहते हैं कि जिस रात को मौसम थोड़ा सा मुतदल होता है, लैलतुल कदर की निशानियों में से एक है। कदर की निशानियों में से एक निशानी है। रात को जो मौसम था बड़ा ही मुतदल, बड़ी हवाएं चल रही थी, ठंडी ठंडी सी खून की फील हो रही थी। और ये हम कह ही सकते हैं कि रात जो है लैलतुल कदर की रात, और हमारी इबादतें जो हमने की रात 27वीं की रात को वो कबूल हो सकें। और अभी भी जो लम्हात बाकी बचे हैं नाज़रीन, उन्हें ज़ाया मत जाने दीजिए। उन्हें कीमती जानते हुए, चाहे वो जुम्मे के बाकी औकात हैं, बाकी घंटे हैं, बाकी मिनट हैं, अभी कुछ देर में नमाज जुमा होगी, उसके अंदर से बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगिए, बख्शिश मांगिए और अपने प्यारों के लिए दुआ कीजिए। फ़लस्तीन के बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए। हमारी दुआओं की उन्हें ज़रूरत है। हम फिज़िकली जो कर सकते हैं उनकी इमदाद कर सकते हैं, क्योंकि जो सेहूनी क़ुव्वतें हैं उनके मज़ालिम थम नहीं रहे। गुज़िश्ता रोज़ भी उनके कैंप्स के ऊपर बॉम्ब बरसाए गए हैं, तो फ़लस्तीनियों को जाने एक बार फिर से ज़ाया हुई हैं, बहुत सारा खून वहाँ फिर से बहा है। और रमज़ान मुबारक में भी उन शयातीन को इस हवाले से कोई अकल और अल्लाह ताला ने समझ नहीं दी है। वो कहते हैं ना, जिसको अल्लाह ताला समझ देनी बंद कर दे और जिसके आंखों पर पर्दा डाल दे, और इस वक्त उनकी आंखों पर वही पर्दा डाला हुआ है जो कि इस वक्त हम देख रहे हैं। सेहूनी फोर्सेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं या गज़ा के मुसलमानों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और जिस तरह से उनका खून बहाया जा रहा है। रमज़ान मुबारक के अंदर आप उनके लिए भी दुआएं खैर बिल्कुल, उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए, उनके इत्तिहाद के लिए दुआएं कीजिए। और अल्लाह ताला तो फरमाते हैं कि अपने कलाम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसे लोग हैं, नेक बंदों का जिक्र करते हुए, कि ये रात में कम सोते हैं और सहरी के वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। तो अल्लाह ताला तो पुकारता है लोगों को कि कौन है मग़फ़िरत मांगने वाला। तो इन सातों का, इन बाकी लम्हात का फ़ायदा उठाइए। 2 ही रोज़े बाकी हैं, जितना फ़ायदा हो सकता है इनसे खूब उठा लीजिए। हम अपने टॉप 5 शामिल करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिनके ऊपर आज के अहम टॉपिक जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो पहला वनडे मैच होने जा रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि माहिरीन क्या राय रखते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पाकिस्तान की न्यूजीलैंड को अगर हराना है। जी हाँ, कल ये वनडे मैच खेला जाएगा, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इसराइली फ़ौज की बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर उन्होंने बमबारी जारी रखी हुई है, कितना नुकसान हुआ और आने वाले दिनों में उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, इसका भी जायज़ा लेंगे। फिर बात करेंगे किसी सूबे का पानी नहीं ले रहे, जवाब देंगे। मरियम नवाज़ शरीफ अब इस मामले पर लबकुशाई कर चुकी हैं, क्या कहना था उनका, ये भी जानेंगे। और इसके बाद हम आपको बताएंगे मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े क्या हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो लोग ये तकाज़ा करते हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल फरमाए और उन्हें अपने रहमत से हमेशा में रहमत के साए में रखे, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो मोहब्बत रसूल और उसके तकाज़े भी पूरे करें। इस पर भी तफसील से बात होगी। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ज़िंदगी में डिसिप्लिन कैसे लाएँ, क्योंकि कुदरत का सारा निज़ाम ही डिसिप्लिन पर कारबंद है। तो अगर डिसिप्लिन ज़िंदगी में नहीं है तो फिर इस ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तो इस पर भी तफसील से होगी बात। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में बात करते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ की, जिसका पहला मैच कल नेपियर में खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आइंदा 3 मैचों की सीरीज़ के लिए अपनी वनडे टीम में
स्ट्रैटेजिक तब्दीलियां करते हुए पहले मैच से कबल 2 खिलाड़ियों को भी शामिल कर लिया, जिसमें फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और विकेट कीपर बल्लेबाज उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में शामिल कितना किया गया। सूदमंद साबित होगा ये स्क्वाड में ये 2 तब्दीलियां? जानते हैं हमाद सदीकी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। हमाद भाई, आप समझते हैं कि इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है? स्ट्रेटेजिक तब्दीलियां की गई हैं, ये तब्दीलियां कितनी सूदमंद साबित होंगी? थैंक यू वेरी मच। तब्दीलियां अगर हम कहें कि हमारे इनफॉर्म प्लेयर्स को हम टीम में लेकर आए तो बहुत अच्छा होता। देखिए, पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजी लेके चलता है और विनिंग कॉम्बिनेशन को हम डिस्टर्ब कर दें। हम फिर 4 महीने पीछे चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका, इन तीनों टूर पे हमने कुल 9 मैचेस खेले और 9 में से 7 मैचेस जीते। तो उस टीम को डिस्टर्ब क्यों किया गया? हाँ, अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब अनफिट हो गए, फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट हो गए, लेकिन 2 प्लेयर्स के ऊपर रिलाई करना। अब दूसरी टीम को देख लें कि न्यूजीलैंड के 8 से 10 प्लेयर इंडियन प्रीमियर लीग खेलने गए हैं, लेकिन आपको जी। उनकी परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। जो रिप्लेसमेंट आती है वो उतनी तगड़ी होती है और उनको कोई कमी महसूस नहीं होती। हमारा क्या होता है कि 2 प्लेयर अगर चले गए तो हम कहते जी हैं हाँ, लो जी, तो हमारी हमारी तो टीम सेकंड जो है वो ज़बूहाली का शिकार हो जाती है। अच्छा हमाद भाई, इंजरी के दौरान जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं टॉम लेथम, इनकी जगह स्क्वाड में हेनरिक निकोलस को शामिल किया गया है, ये तब्दीली इस वनडे मैच के लिए कारगर साबित होगी? न्यूजीलैंड के लिए कुछ हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन सकती है? देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप टॉम लेथम की बात करें क्योंकि वनडे फॉर्मेट में उनके कैप्टन है, वो शीट एंकर का रोल करते हैं। 350 रन भी उन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान किए, जिसमें उनकी सेंचुरी भी थी। उनको बिल्कुल राइट ऑफ किया हुआ था और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। देखिए, जब आप इतने नंबर ऑफ मैचेस, अगर हम ट्रायंगुलर सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी से पहले देख लें और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान ने 5 मैचेस खेले अगेंस्ट न्यूजीलैंड और जी। एक भी नहीं जीता पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, जब आप इतने मैचेस खेलते हैं तो दोनों टीमें एक दूसरे को असेस कर रही होती हैं कि किसकी वीकनेस क्या है, किसकी स्ट्रेंथ क्या है। दुरुस्त। हम अभी तक रॉबर्ट और फिन एलन को ये कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज में से हम बचेंगे किस तरह, उनकी विकेट किस तरह हासिल करेंगे। अपने अंदाज में खेलते हैं और मैच जीत के चले जाते हैं। अच्छा तो हमाद भाई, मैं पाकिस्तान देख रही हूँ का कि आप कुछ खास खुश नहीं नजर आ रहे जो तब्दीलियां पाकिस्तानी स्क्वाड में की गई हैं। तो आप कह रहे थे कि फॉर्म के अंदर जो हमारे खिलाड़ी हैं, अगर उनको शामिल किया जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। कौन से खिलाड़ी आप समझते हैं जिनको शामिल किया जाना चाहिए था और शामिल नहीं किया गया? देखिए, साहिबजादा फरहान पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी नेशनल T20 कप हुआ है, हाईएस्ट स्कोरर है, 3 सेंचुरियां भी स्कोर की है। तो जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर, हम तो ये कहते हैं। अब्दुल्ला शफीक दोबारा पाकिस्तान टीम में आ गए वनडे में। इनको टीम से बाहर किया गया था, 3 दफा लगातार इन्होंने डक किया था। अब डक के बाद उन्होंने क्या डोमेस्टिक में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दी है कि हम कहेंगे नहीं जी, रेक्टिफाई होगी उनकी जो वीकनेसेस थी। और अब वो प्रॉपर, हाँ, 50 ओवर्स का फॉर्मेट है, हमें टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन चाहिए होते हैं। जैसा हसन नवाज को हमने देखा, एक तुक्के वाली आपको सेंचुरी नजर आई। 5 मैचेस में 4 में डक आउट, ये भी एक रिकॉर्ड बन गया है। तो हम ऐसे प्लेयर को पिक करते हैं। ये आई जो सिलेक्टर्स की आई है, उस पे एतराज है मुझे कि आपने जी। कैसे सिलेक्ट कर लिया कि बैट्समैन जिसका ना फुटवर्क है, ना हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, ना टेक्निक है। तुक्के में ये तो 10 फिर में ये सारी चीज़ें जिसकी निशानदेही मुसलसल हो रही है हमाद भाई, आप भी कर रहे हैं और भी एनालिस्ट कर रहे हैं, सीनियर प्लेयर्स कर रहे हैं। कुछ हमारे जो करता धरता लोग इस वक्त जिनके ऊपर जिम्मेदारी भी है, जिनके ऊपर तनकीद भी हो रही है, वो कान क्यों नहीं धर रहे? क्यों इस तनकीद का जवाब नहीं दे रहे? और जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं उन्हें क्यों नहीं मैदान में उतारा जा रहा? असल में जुनैद, मसला ये कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं करे। हमारा स्ट्रक्चर जो है बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। हमेशा ये होता था कि हम रॉ टैलेंट लेकर आते थे और फिर यहाँ पे पाकिस्तान टीम में आके नेचुरल टैलेंट जो है वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से पाकिस्तान को मैच जिता के जाती थी। अब डोमेस्टिक क्रिकेट से आप तैयब ताहिर की बात कर लें, आप अभी हमने जो प्लेयर खिलाए T20 में, डोमेस्टिक से ही परफॉर्म करके आए थे, लेकिन बहुत बड़ा गैप नजर आया आपको डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में। अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे वहाँ की बाउंस को, वहाँ की स्विंग को। तो अब अब्दुल्ला शफीक को इसलिए लेकर आएंगे, वो टेक्निकली जरा करेक्ट है, टेस्ट बैट्समैन है, तो शायद बेहतर अंदाज में खेल सके। लेकिन पाकिस्तान मिस कर रहा है। साइम अयूब पाकिस्तान का सक्सेस फॉर्मूला था, जी। इंटेंट के साथ स्टार्ट। लेकिन ये अगर तो उनका चलता रहता है, इंजरीज आती रहती हैं, प्लेयर्स भी आते जाते रहते हैं, कुछ मजबूरियां भी हो जाती हैं, तो इसका एक दो प्लेयर के जाने से और हमारे पास collapse alternate भी नहीं मौजूद करनी नहीं चाहिए। होता। नेपियर की पिच के वाले से क्या फोकास्ट है, कैसी है, किसके लिए साजगार होगी? ज़्यादा स्पोर्टिव बल्लेबाजों के लिए होगी या बॉलर्स के लिए? और अगर टॉस जीतते हैं तो क्या फैसला होना चाहिए? देखिए, पिच वहाँ की हमेशा फास्ट बॉलर को सीम और स्विंग को सपोर्ट करती है। ग्राउंड की डायमेंशन को देखें तो छोटी बाउंड्रीज है। हमारे इस स्क्वाड में शाहीन अफरीदी नहीं है, ठीक है।
हारिस रऊफ ने वनडे T20 में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया तो उनको दोबारा इंडक्ट कर लिया इनटू दैट वनडे स्क्वाड एज़ वेल। लेकिन जो प्लेयर मुझे पसंद है, जो मुझे खुशी हुई है, आप कह रहे हैं ना कि डोमेस्टिक में आकिफ जावेद एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बड़ा अच्छा फास्ट बॉलर है, अराउंड 145। हम स्पीड को बहुत ज्यादा नोट करते हैं कि 145, यस स्पीड डज मैटर, लेकिन लाइन और लेंथ और डिसिप्लिन होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके ऊपर अटैक हो रहा है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है। ये थोड़ी कि बैट्समैन आपके ऊपर अटैक कर रहा है और आप पूरे ओवर में चार चार छक्के, जिस अफरीदी को 4 छक्के लग रहे थे, हारिस रऊफ को लग रहे थे, तो ये आंसर नहीं है। हर बॉलर के पास कितना उसकी स्कोर गेम कितना अवेयर- बनता देख रहे हैं हम इस पिच पे, इस स्टेडियम में? क्रिकेट हैज चेंज जुनैद। पहले अगर हम 80s और 90s की बात करें तो 250 प्लस पार स्कोर होता था, अब 300 से ऊपर की बात हो गई है। इवन न्यूजीलैंड पाकिस्तान में आके 300 प्लस कर रहा है अपनी कंडीशन में, तो आपने जी देख हाँ। लिया T20। हम्म। जी हाँ, 10 ओवर में वो 34 कर रहे हैं और हम 10 ओवर में 100 भी नहीं कर पाते, तो डिफरेंस लेकिन है पाकिस्तान को। हमाद भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये पिच जो है वो बहुत छोटा ग्राउंड है और पिच भी जो है वो साजगार है बॉलर्स के लिए, हम अगर अपनी स्ट्रेटजी को देखें तो हम बार बार ये बात करते हैं कि हम फील्डिंग में उतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर ये ज़्यादा छोटा ग्राउंड है तो हमें उसका एज हासिल होगा, हम कुछ इसमें कर पाएंगे। आप क्या समझते हैं, इससे सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तानी प्लेयर्स? वही एज तो उनको भी हासिल होगा ना, तो वो हमारे साथ क्या करेंगे फिर? आपने उनके कैचेस देखे किस तरह उन्होंने कैचेस पकड़े। हमने तो अभी लास्ट T20 में हारिस रऊफ ने 2 कैचेस ड्रॉप कर लिए। लेकिन फास्ट बॉलिंग की बात करें, हमने थोड़ा बैटिंग को डीप लेके ऑलराउंडर्स को, मोहम्मद वसीम जूनियर दोबारा आ गए, फहीम अशरफ दोबारा टीम में आ गए, और फहीम अशरफ और वसीम जूनियर अगर जो उनके ऊपर टैग है कि वो ऑलराउंडर, जिस तरह शादाब खान के ऊपर भी टैग था ऑलराउंडर का, बॉलिंग में बिल्कुल बेकार नजर आया हमें। बिल्कुल उनकी बॉलिंग इंटरनेशनल स्टैंडिंग, इन्हीं के मुकाबले में न्यूजीलैंड के लेग स्पिनर इश सोधी जब बॉल कर रहे थे तो पाकिस्तान के बैट्समैन मुश्किल में थे। जैसे ही पाकिस्तान के स्पिनर आते हैं वो कहते हैं लो जी रन आराम से बनना शुरू हो जाएंगे, मासवाए सुफियान मुकीम के या अबरार अहमद के। शादाब बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि फिट नहीं हो पा रहे, और उनको वही हम कहते हैं कि प्रोसेस नहीं है टीम में दोबारा वापस लाने का, कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर बहुत लंबे स्पेल किए हों तब आपकी फॉर्म और फिटनेस आती है, तब आप टीम में आए। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक बगैर किसी परफॉर्मेंस के दोबारा वापस आ गए, बाबर आजम और रिजवान दोबारा आए, मेन स्टे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट का तीनों फॉर्मेट में। तो इनके ऊपर बड़ा मैं कहता हूँ हैवीली रिलाई करेगी पाकिस्तान टीम की, ये गेम को किस तरह प्लान करती है। ये 50 ओवर्स 3 फेजेस में है कि फर्स्ट पावर प्ले, देन मिडिल पार्ट ऑफ द इनिंग ठीक है, एंड चलिए वनडे में हम उम्मीद ही कर सकते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, वो बल्लेबाज हों या बेहतर बॉलर्स हों, परफॉर्म बेहतर करेंगे परफॉर्म करें, जी। और हमारी उम्मीदों पर पूरा उतर गया। हमाद सदीकी साहब अब हमारे आपकी साथ मौजूद उम्मीदें थे। उनकी जीत से रिलेटेड हैं या बिल्कुल। हार से, ये भी नहीं, मैटर करता है उनकी ना? जीत से अल्लाह करे जी। पाकिस्तान जीते, यही हमारी दुआएं भी हैं और हमारी ख्वाहिश भी है। आमीन। हम आगे बढ़ते हैं और अब एक ब्रेक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि दरियाए सिंध का पानी क्यों मुतनाज़ हो चुका है, क्यों वहाँ से कैनाल्स नहीं निकाली जा पा रही, और मरियम नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया। लबकुशाई की है उन्होंने, क्या कहा लेकिन उन्होंने? एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक। और एक अहम इशू है, एक अहम मामला है दोनों भाइयों के दरमियान। एक ही मुल्क के 2 सूबे हैं, एक पंजाब है, दूसरा सिंध है, और पाकिस्तान में तवील अरसे से ये तासुर भी दिया जा रहा है कि दरिया सिंध का पानी समुद्र में ज़ाया हो रहा है। ताहम चंद माहिरीन की ये भी राय है, इससे मुख्तलिफ है ज़रा, और उनका ये कहना है कि कुदरती माहौल और माहौलियाती निज़ाम को बचाने के लिए एक मखसूस मिकदार में पानी का समुद्र तक पहुँचना भी ज़रूरी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं कि पानी की मिकदार में कमी की वजह से जो दरियाए सिंध के अंदर जो बहुत सारी ज़मीनें हैं, तकरीबन 24 लाख एकड़ से ज़ायद की ज़मीनें हैं, वो समंदर अब तक निगल चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है। हाल ही में वफाकी हुकूमत ने भी ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत दरियाए सिंध से जो 6 नई स्ट्रेटेजिक नहरें निकालने का फैसला किया था, उस मामले पर अभी हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया। वो कहते हैं कि इससे अगर बहुत सारे इलाके सैराब होंगे तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, चौलिस्तान जैसे सहराई चौलिस्तान है। ये भी हुई है कि मरियम नवाज साहबा ने लबकुशाई की है, और वो ये कहती हैं जनाब के किसी सूबे का पानी हम नहीं ले रहे, और वो इस मामले में एक्टिव हुई हैं, और साथ में मिलकर बैठकर कोई बातचीत होगी। वो कहते हैं मिल बैठ के बात होनी चाहिए, लेकिन सिंध जो है वो नाला है, वो नाराज़ है। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास पहले ही पानी की कमी है, और ऊपर से अगर पंजाब हमारा पानी ले जाएगा कैनाल्स निकाल के, तो फिर हम किस तरह से मैनेज करेंगे। राशिद साहब से जान लेते हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, क्या कहते हैं आप, क्यों सिंध हुकूमत पानी देने से इनकारी है? क्या इससे पानी की कमी वाक़ई हो जाएगी सिंध के अंदर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि माहिरीन भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि जी दरिया का पानी पहले ही कम हो रहा है, जिसकी वजह से सिंध की बहुत सारी ज़मीनें समंदर की नज़र हो गई हैं। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। जुम्मा मुबारक आपको, जुम्मतुल विदा मुबारक। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। जुम्मतुल विदा मुबारक। थैंक यू। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है, और हम जो कह रहे हैं कि आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हुई थी। एक
में एक वाटर रिकॉर्ड साइन हुआ था जिसमें डिसाइड हुआ था कि एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर होगी सब सूबों की, और उस अकॉर्ड के तहत एक इरसा भी मौजूद है, इंडस रिवर अथॉरिटी, जो इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। और डिसाइड हुआ था जो भी डिसीजन आगे लिए जाएंगे वो सारे सूबों के इंक्लूडिंग सिंध वो उनकी मुशावरत से लिए जाएंगे। तो हमारा यहाँ ये मौक़िफ़ था कि देखें वो रीजनिंग के ये चीज़ करने से क्या नुकसान होंगे सिंध को और पाकिस्तान को, वो एक अलग डिबेट है कि जी बिल्कुल एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, ज़मीनों में नुकसान लोगों को होगा, और वो नुकसान अगर एग्रीकल्चर में ज़मीनों पे सिंध में होता है लोगों को काश्त में या फसलों में या क्रॉप में, वो जाहिर सी बात है वही फसलें बिकती हैं फिर एक्सपोर्ट भी होती हैं, वो पूरे पाकिस्तान में। फिर उसकी दूसरी इम्प्लीकेशंस हैं, ये क्लाइमेट चेंज की हम इतनी बात कर रहे हैं, IMF से भी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज फंड भी हमें मिल रहा है कि हम मुतासिर हुए हैं सब। लेकिन अली राशिद साहब यहाँ पर मामला ये है कि क्या सिंध के पास इतना पानी मौजूद नहीं है कि वो आगे दूसरे सूबों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, दूसरे जिस तरह से किनारे निकाले जाने का मामला है, ये मामला खुशस्लूबी से हल हो सके? क्या सिंध के पास इतना पानी मौजूद नहीं है? मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए पहले तो मैंने आपको एनवायरमेंटल वजूहात बताई कि पानी की शॉर्टेज है, किल्लत है सिंध में, और आपने जैसे देखा कि यहाँ फसलें इम्पैक्ट हो रही हैं, ड्राउट आ रहा है, पानी बदीन थरपारकर बाकी जगहों पे आप देख रही हैं कि ऐसे मंजर हमने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखे जो हो रहे हैं। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि वहाँ उसका इम्पैक्ट क्या है। तो पानी की शॉर्टेज है, एक हो गए क्रॉप और बिजनेस पर्सपेक्टिव से कि जी नुकसान होगा, फिर एक हो गया ज़ाती बेसिक बुनियाद लोगों की रहने की, जो कराची हैदराबाद में पानी नहीं पहुँच रहा पीने तक का, फसलों को तो एक सेकेंड डिबेट है। मैं कह रहा हूँ एक इंसानी बुनियादी जो उनकी शॉर्टेज है कि पानी पीने का नहीं पहुंच रहा, तो ये सब तो इम्पैक्ट है उसका जो हो रहा है इन चीज़ों की वजह से। अब मैं आ जाता हूँ, ये सब तो एक चीज़ है जो हम अपना मुकदमा रख रहे हैं कि भाई देखें ये इससे ये नेगेटिव इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में ये इश्यूज होंगे। फिर मैं आता हूँ अब आईनी तौर पे, देखिए जब एक पैक्ट हुआ है, इंडस वाटर ट्रीटी जो हो गई, फिर उसके बाद हमारा वाटर रिकॉर्ड हो गया, हमने सिर्फ कहा कि आप जो हैं हमें इस डिस्कशन का हिस्सा बनाएं, हम हमारी मशावरत से के बगैर कोई नए कैनाल नहीं बनाएं। तो आई डोंट थिंक दिस इज आस्किंग फॉर टू मच कि भाई बैठ के मसले का हल बने। देखिए हम भी समझते हैं चीज़ों को। अली राशिद साहब ये बड़ी माकूल बात और दुरुस्त बात आप कर रहे हैं। एक तो आप जो एग्रीमेंट्स हैं, जो आइनी तौर पे रुकावटें हैं, उनका हवाला भी दे रहे हैं, जो इंसानी ज़रूरियात हैं उनकी बात भी कर रहे हैं, सारी बातें बहुत ठीक है। लेकिन ये हम देखते हैं जॉइंट सेशंस के अंदर सदर जरदारी को ये बात करनी पड़ती है, बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ मौक़ों पर तज़किरा करना पड़ता है, अब मरीम नवाज साहब ने भी लबकुशाई की है, तो राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान हम देख रहे थे। लेकिन ये सारी चीज़ें मीडिया पे आके क्यों हो रही हैं? क्या कोई सियासत इसमें इन्वॉल्व है? और अगर वाकई संजीदगी से, जिस तरह से हमने आगाज़ में ही बात ये की है कि दो भाइयों का मसला है और ये कोई खुदा न खास्ता इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कोई तनाज़ा नहीं है, बल्कि सिंध और पंजाब के दरमियान का तनाज़ा है, और आपका मकसद दोनों का यही है कि सिंध और पंजाब और पाकिस्तान के अवाम मुस्तफ़ीद हो सकें, खेत और जो फसलें हैं वो सराब हो सकें। तो फिर बैठ के इसको मसले को हल करने के बजाय मीडिया पे आके, मंजर-ए-आम पे आके बात करने से आपको नहीं लगता कि मज़ीद पेचीदगियाँ बढ़ेंगी, फासले बढ़ेंगे, ना कि सोल्यूशन निकल पाए? आपकी बात सही है और मुनासिब भी है। देखिए हमने अपने एंड से कोशिश की, हमने जो हमारी मीटिंग्स होती है इंटरनली PMLN से, अपना मैसेज हमने मौक़िफ़ दिया उधर, मगर हमें लगा कि वो उसको इतना संजीदगी से लिया नहीं गया। तो फिर हमारा फ़र्ज़ था कि हम अपनी आवाम को बता सकें सिंध की, पाकिस्तान की, और एक पब्लिक में आके एक PMLN को एक किस्म की हम अपनी संजीदगी का एक इजहार भी कर सकें कि अगर आप इस फोरम पे इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे या उस तरह से उसकी रिस्पॉन्स या उसको उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, तो ये हम आवामी अपनी रिजर्व करते हैं अपनी कि अगर हम रोडों पे निकलें इस पे बिल्कुल ठीक है, जो आप तहरीक चलाने के लिए बात भी कर रहे थे। लेकिन अली राशिद साहब, आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर, इन इलाकों में हम देखते हैं कि ये इस साल बारिशें कुछ कम हुई हैं, जो पानी की कमी की बात हम पंजाब में भी, सिंध में भी, दीगर तमाम सूबों में भी कर रहे हैं। इससे पहले तो पानी भारत की जानिब से या बारिशों की सूरत में सैलाबी रेले आते हैं और इस कदर आते हैं कि पूरा का पूरा सन डूब जाता है। वो पानी सेव क्यों नहीं किया जाता या उसको काश्तकारी के लिए बाद में इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? बारिशें तो इस बार कम हो रही
रही हैं और मौसमियाती तब्दीलियाँ इस बार हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इससे पहले तो पानी की वाफर मिकदार मौजूद होती है सिंध के अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और यहाँ आपको पता है डेविस्टेटिंग जो फ्लड्स आए थे अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले, उसके बाद काफ़ी इकदाम हमने किए हैं। हमने कोशिश की है कि रिजर्व्स बनाएं और थोड़ा रेजर्वायर्स बनाएं जहाँ हम चीज़ों को थोड़ा मॉनिटर कर सकें और मैक्सिमम जो बचत हो सके और स्टोरेज हो सके। अगर बारिश का पानी होता है तो उस पर भी हमने बिल्कुल एक अपना मैकेनिज्म बनाया हुआ है, मगर उसके बाद उतनी बारिश हुई नहीं। आप देखेंगे इस दफ़ा अगर बारिश होती है तो कितने सिस्टमैटिक तरीके से इंशाल्लाह उसको हम हैंडल करेंगे। ये बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होनी चाहिए अली राशिद साहब। लेकिन अभी क्या हिकमत अमली, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपको लग नहीं रहा कि वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा कर रही हो, इस वजह से आपको ये बातें करनी पड़ी हैं, अगर स्टिल ऐसा ही होता है और आप जो चाह रहे हैं वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो फिर क्या हिकमत अमली है? किस तरह से एहतजाज या तहरीक को आगे बढ़ाया जाएगा? क्या हिकमत अमली होगी अब? मेरी उम्मीद है कि उस तरफ चीज़ों को नहीं जाएंगे, उस तरफ चीज़ें नहीं जाएंगी। तहरीक हमने स्टार्ट कर दी है, मगर एक खुशाइन चीज़ है जैसे आपने खुद अभी शेयर की कि राना सनाउल्लाह साहब हो गए, मरीम नवाज साहिबा हो गई, उनकी तरफ से एक पॉजिटिव बयान आया है और वो बातचीत करने पे तैयार। हम भी कोई हतमी उनको कोई चीज़ नहीं दे रहे थे कि भाई ये हमें करवा, कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है मुशावरत में हमें हिस्सा बनाए, हमें बताएं क्या हो और राना सकता है। सनाउल्लाह साहब ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को अब किरदार अदा करना होगा, उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बैठ के, दोनों जमातें बैठ के या फिर दोनों सूबों की हुकूमतें बैठ के आपस में इस मामले को खुश उसलूबी से तय कर लेंगे, ताकि ये सीधा मामला है और पानी का मामला जो है वो यहाँ तक कितना ज़रूरी है कि तमाम सूबों को ही पानी की इस वक्त बफर मिकदार में चाहिए। अली राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और यकीनी तौर पर इस मसले का हल निकलना चाहिए, माहिरीन को बिठाएं जो इस मामले को समझते हैं और मसले का हल निकाला जाए, बजाय इसके कि आके पॉइंट स्कोरिंग हो, सियासी बना। तो हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, दीगर अहम इश्यूज अभी भी बाकी हैं, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ गज़ा की। गज़ा में इजराइल की बरबरियत जारी है। अब सब जानते हैं कि इजरायली फोर्सेस ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं और कल 27वें शब को दोबारा से गोलाबारी और बारूद फेंका गया। इजरायली हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए हैं। शुमाली गज़ा में इजरायली हमलों में 3 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ़ अल फतवा की जबाला में शहादत सामने आई है। उसके बाद खुराक की सप्लाई बंद होने से लाखों बच्चे भूख का शिकार हैं। ये वो तमाम मजालिम हैं जो कि मुसलसल फ़लस्तीन जो है वो बर्दाश्त कर रहा है। हमारे साथ डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर, उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बात ये करना चाहूँगी क्योंकि 3 मरहले रखे गए थे इस जंग बंदी के लिए। हम देख रहे हैं कि इजराइल की जानिब से उनकी खिलाफ वर्जी तो की गई है, लेकिन इसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो बमबारी की गई है उसके अंदर 1,42,000 फ़लस्तीनी जो है वो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, उनके साथ दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि बार बार इजराइल की जानिब से ये कहा जाता है इन हमलों की बाद के हमारे यरगमाली रिहा किए जाएं। अगर फ़लस्तीन यरगमालियों को रिहा नहीं करता तो इसी तरह से दबाव और प्रेशर बढ़ाया जाएगा, जबकि ये तो एक बहाना है, एक फेस सेविंग है जो इजराइल की जानिब से की जाती है इस बमबारी और इस खून रेजी के बदले में। जिस तरह के मज़ालिम इस वक्त फ़लस्तीन बर्दाश्त कर रहा है, बताया जा रहा है कि 17 अक्टूबर 2023 को जो हमास के हमले के दौरान पकड़े गए यरगमाली थे, 251 यरगमाली थे, जिनकी रिहाई के लिए इस वक्त इजराइल की जानिब से दोबारा से बमबारी की जा रही है। और इन यरगमालियों में से 58 अब भी गज़ा में कैद हैं, जबकि 34 हलाक हो चुके हैं। और नेतन्याहू का जो हालिया खिताब है, पार्लियामेंट से खिताब करते हुए नेतन्याहू ने जो कहा कि हमास हमारे यरगमालियों को रिहा करे, वरना इससे ज़्यादा प्रेशर डाला जाएगा और बार बार दबाव डाला जाता रहेगा। और दबाव किस तरह से डाला जाता रहेगा ये जानते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी अमूर। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहिबा आपको। डॉक्टर साहिबा, जो इस वक्त इजराइल की जानिब से फिर से किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि खून रेजी का एक बार फिर से नया सिलसिला शुरू हो चुका है और तकरीबन 1,42,000 फ़लस्तीनी जो हैं वो तो नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं। भूख है, अफलास है, शहादतें हैं और जो इजराइल की जानिब से किया जा रहा है और जो मौक़िफ़ फिर अपनाया जा रहा है कि हमारे यरगमाली रिहा किए जाएँ, अदरवाइज़ इसी तरह से दबाव बढ़ाया जाता रहेगा। क्या समझते हैं कि ये तरीक़ाकार जो इजराइल की जानिब से अपनाया जा रहा है दुरुस्त तरीक़ाकार है और क्या इस तरह से यरगमाली रिहा करवाए जाएंगे?
देखिए, जो तरीक़ाकार इजराइल की तरफ से अपनाया जा रहा है वो तो जाहिर है कि मुनासिब नहीं है, लेकिन इजराइल ने जो रेड लाइंस क्रॉस की हैं और जो न्यू नॉर्मल्स क्रिएट किए हैं मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स में और जंग में अपने अहदाफ के हसूल के लिए, उनकी तो मिसाल ही नहीं मिलती। मतलब बच्चों को मारना नॉर्मल हो गया, अस्पतालों पर बमबारी नॉर्मल हो गई, एसिमेट्री यूज ऑफ फोर्स नॉर्मलाइज हो गया, जर्नलिस्ट यानी कोई समझिए कोई कदगन रही ही नहीं। अगर आप गजा और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, अब सूरत हाल और मखदूश हुई है क्योंकि एक कह सुनकर बहुत मुश्किल से एक सीज फायर हुआ था, उसके बाद फिर एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स भी हुए, लेकिन आप एक बार फिर देख रहे हैं कि दोनों तरफ से मौक़िफ़ में सख्ती है। इजराइल ने कहा है कि आप प्रिजनर्स वापस करें, नहीं तो हम ये अपनी सोचिए जो यूज ऑफ फोर्स है उसको बढ़ाएंगे। और हमास ये कह रही है कि जी अगर आपने ये रवैया रवा रखा तो ये प्रिजनर्स आपको हम कॉफिन में भेजेंगे वापस, यानी आप इनको जिंदा नहीं वापस ले जा पाएंगे। तो पोजीशंस हार्डन हुई हैं और क्योंकि इतनी होपलेसनेस है स्पेशली ऑन दी पैलेस्टीनियन साइड के कोई वे फॉरवर्ड नहीं नजर आता, लेकिन इसके साथ साथ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली डेवलपमेंट ये है कि पैलेस्टाइन में बहुत अनयूजुअल बात हुई, हमास के खिलाफ एक मुजाहरा हुआ। और इजराइल में प्राइम मिनिस्टर जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं उनके खिलाफ तवातुर के साथ मुजाहरे हो रहे हैं। और अमेरिका में इजराइल के खिलाफ लिखने वाले हर गैर मुल्की स्टूडेंट को बाहर निकाला जा रहा है और उसका वीजा और एडमिशन कैंसिल किया जा रहा है। यानी जो शोर है इजराइल के जुर्म के खिलाफ वो बढ़ रहा है और उसके साथ साथ उसको दबाने की भी कोशिश की जा रही है। दुरुस्त डॉक्टर साहिबा, ये तो काफ़ी अरसे से हो रहा है, लेकिन यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कोई भी हम देख लें किसी भी प्लेटफॉर्म पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने देखा कि 3 मराहिल रखे गए थे जंगबंदी के, जिसके अंदर पहला मरहला शुरू होते ही दोबारा से इजराइल की जानिब से जंगबंदी की जो कवानीन थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई, एक बार फिर से खून रेजी स्टार्ट की गई। तो इसको आखिर कौन रोक पाएगा, कौन अपना किरदार अदा करेगा? क्या आपको लगता है कि अमेरिका की पुष्टपनाही इसी तरह से जारी रहेगी और जो अमेरिका की जानिब से या डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बार बार कहा जाता रहा कि वो जंग बंदी और अमन चाहते हैं और अमन को जो है वो कायम करने के लिए तमाम कोशिशें करेंगे, और अब वो कहीं ना कहीं इजराइल के पीछे खड़े हैं, उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं, तो कौन फिर अपना किरदार अदा करता हुआ नजर आ रहा है? क्या मुस्लिम उम्मा खड़ी हो पाएगी इस सारे तनाजुर में? नहीं, कोई भी अपना किरदार नहीं अदा कर पा रहा। और ट्रंप ने तो कभी भी ये नहीं कहा कि वो इजराइल की पुष्टपनाही से पीछे हटेंगे, बल्कि सूरत हाल और भी मखदूश हुई है क्योंकि उन्होंने तो अभी कांग्रेस से कहकर उनको मजीद इमदाद दी है, जंगी इमदाद दी है, जो इंटरनेशनल लॉ के बरखिलाफ है। यूरोपियन यूनियन के जो हेड हैं उन्होंने तो कहा कि अगर सूरत हाल इसी तरह रही इन 2 कॉन्फ्लिक्ट्स की, यूक्रेन और रशिया की और मिडल ईस्ट में समझिए गजा में की और इजराइल की, तो फिर शायद हमें तीसरी आलमी जंग की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए यमन पे आपको पता है कि अटैक के पेपर्स लीक हुए, लेकिन जो यमन पे अमेरिका की बमबारी है ना, उसका एक बहुत ही दर्दनाक पहलू ये है कि गरीब तरीन मुल्क पर एक ताकतवर तरीन और अमीर तरीन मुल्क जो है उसने समझिए एक जंग का ऐलान किया है। और ग्रेटर इजराइल के क़याम और ग्रेटर अमेरिका के क़याम के लिए जो कोशिशें हैं वो है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब नेतन्याहू की पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, और नेतन्याहू साहब जो है वो अमेरिका की पुष्टपनाही और उनकी मदद कर रहे हैं। ये सिलसिला अगर इसी तरह से चलता रहा तो खून रेजी थमने वाली नहीं है। इस वक्त मुझे लगता है कि मुस्लिम उम्मा जो है उनको भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और तमाम तंजीमों को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपना मौक़िफ़ दे रही थी। और हम देख रहे हैं कि खून रेजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इजराइल अपने ओछे हथकंडों से बाज नहीं आ रहा। हम आगे बढ़ते हैं अब बात कर लेते हैं, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है, आखिरी जुमअतुल विदा है, और जो ख़वातीन हैं हम देख रहे हैं कि उनके टेलर हज़रात की तरफ बार बार चक्कर लगना, उनको बार बार कपड़ों की ताख़ीर का सामना करना पड़ता है। तो आखिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं? ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों की जो दुकानों पर रश बढ़ जाता है, दर्जियों ने भी नई बुकिंग जो है, नए ऑर्डर्स जो है वो लेने शुरू किए हुए होते हैं, लेकिन पिछले ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे होते, जिस पर शहरी जो है वो सिले सिलाए कपड़ों पर जाते हैं, वो बुटीक्स का रुख करते हैं या फिर डिज़ाइनर्स कपड़े जो वो ख़रीदने पर मजबूर हो जाते हैं। ज़ुहैब हसन काज़मी जो है वो हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट इस पर तैयार की है, वो पहले देखते हैं कि क्या ख़वातीन के मसाइल हैं और क्या दर्जी हजरात कहते हैं।
ईद उल फितर करीब आते ही लाहौर शहर के इलाकों में दर्जियों ने रश ज़्यादा होने की वजह से कपड़ों की सिलाई की बुकिंग भी बंद कर दी। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवा साल कपड़ों की सिलाई के नरखों में भी 200 से 300 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। बड़ी मुश्किल से बाकी कोई भी नहीं बुक कर रहा था, इन्होंने बुक किया, हमारा सूट इनकी बहुत मेहरबानी है, बाकी कोई भी नहीं ले रहा था। हमारी बुकिंग बंद हो गई है, रश भी बहुत ज़्यादा इनके पास, रेडीमेड ही करेंगे वो। दर्जियों का कहना है कि काम तो बहुत है लेकिन कभी कभी बिजली की आंख मशगूली तंग कर देती है, जिससे काम में बहुत फर्क पड़ चुका है। मजीद सूट सिलवाना चाहते हैं हम तो उनके साथ इस वक्त फ़िलहाल माजरत कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम के लिए जिन्होंने कपड़े सिलवाने हैं वो टाइम से आएँ, 10 रमज़ान से पहले 10 रमज़ान से हम अपनी बुकिंग क्लोज कर देते हैं। ना सिफारिश का काम चलता है और ना हम किसी से कहते हैं कि कोई कहते हैं कि हमसे पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, हमारा सूट बना रहे हैं, उस लालच की चक्कर में हम काम नहीं करते। अगर सूट कढ़ाई वाला सिलवाया जाए तो उसकी कीमत 5000 रुपए तक पहुँच जाती है, लेकिन अब इसके लिए वक्त कहाँ है। अगर ईद पर आपने अच्छा कुर्ता शलवार पहनना है और अपनी मर्जी के टेलर से सिलवाना है तो उसकी बुकिंग आपको 10 रमज़ान से कबल कर लेनी चाहिए, वरना अली भाई की तरह। शुक्रिया, ज़ोहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद थे। और अब दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए हैं और उनकी डिमांड्स भी बढ़ चुकी हैं। ख़वातीन को अब सिले सिलाई कपड़ों की ही ख़रीदारी करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم صدق الله العلي العظيम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे नाज़रीन कारी मोहम्मद किस्वर चिश्ती साहब और तिलावत कुरान पाक पेश कर रहे थे, और इसका तर्जुमा मैं आपके सामने किए देता हूँ। तर्जुमा कंजुल ईमान ये है कि ए महबूब, तुम फरमा दो कि लोगों, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार हो जाओ। अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल का, फिर अगर वो मुंह फेरें तो अल्लाह को खुश नहीं आते काफिर। बेशक अल्लाह ने चुन लिया आदम और नूह और इब्राहीम की आल
और इमरान की आल को सारे जहां से। ये एक नस्ल है एक दूसरे से और अल्लाह सुनता जानता है। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे साथ नाज़रीन आज मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान जो कि आपको अहम खबरें, आप खबरें पढ़ते हुए तो सुनते हैं, लेकिन आज वो नात रसूल मकबूल पढ़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जवाद यूसुफ। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी जवाद। आपकी आवाज़ जो है वो हम डेली सुनते हैं खबरों में, लेकिन आज जो है नात रसूल मकबूल के लिए जिसके लिए हमने आज आपको बुलाया है, अपनी आवाज़ में खूबसूरत नात पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर के मदीने की फिजा है, इल्हाम की रिमझिम और सांसों में महकती है मुना सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, और एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, एक बार तेरा नक्श कदम चूम लिया था, अब तक ये फलक शुक्र के सजदे में झुका है, और खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, खालिक ने कसम खाई है उस शहर अमा की, जिस शहर की गलियों ने तुझे विरद
दरिया है। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत आवाज़। जवाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, हमारे एंकर भी हैं और नात खां भी हैं, तो ज़रूरी था कि आज इस मुक़द्दस दिन के मौके पर उनका कलाम भी पेश किया जाए। आपका बहुत शुक्रिया क़ारी साहब, मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत खूबसूरत आवाज़ में जिस तलावत कुरान पाक हमें सुनाई है। और अब हमारे प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान पाकिस्तान। बिल्कुल 27 रमज़ान आज का दिन शब कदर में दुनिया की वाहिद इस्लामती नज़रियाती रियासत ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान मारज़ वजूद में आई और दुनिया में वाहिद पाकिस्तान और एक ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम की बिल्कुल। और दोनों नज़रिया बज़ाते ख़ुद, ये जो दोनों नज़रियात हैं क़याम पाकिस्तान के मकासद को वाज़े करते हैं और इस नज़रिए को कबूलियत ने रमज़ान मुबारक में पाकिस्तान के क़याम की सूरत में ताबीर पाई है। तो इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है जब कुरान भी रमज़ान में नाजिल हुआ और पाकिस्तान भी रमज़ान ही के बाबरकत महीने में कायम हुआ है। और बरसग़ीर के मुसलमानों की दुआओं की कबूलियत और अल्लाह ताला से वादे की तकमील पाकिस्तान का क़याम है। नाज़रीन, पाकिस्तान इस्लामी दुनिया में वो वाहिद जोहरी मुल्क है, सबसे मुनफरिद मुल्क है जहाँ हाकमियत अल्लाह ताला की कायम है। पाकिस्तान की आर्मी तमाम इस्लामी ममालिक में सबसे मजबूत और पेशावराना लिहाज से दुनिया की मजबूत तरीन सर फहरिस्त अफवाज में शामिल है। रूहानी बुजुर्गों के फ्रामीन हों, पेश गोयाँ हों, उलमा व मशाइख का किरदार हज़रत अब्दुल लतीफ़ काज़मी अल मारूफ बरी इमाम 300 साल पुराने बुज़ुर्ग हैं। उनसे मंसूब हिकायात आम है कि आप मौजूदा मारगला पहाड़ी पर खड़े थे और इससे सवाल पूछा गया कि आइंदा ज़माना कैसा होगा। हज़रत बरी इमाम ने नीचे मौजूद इस्लामाबाद की ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि जहाँ आज इस्लामाबाद है यहाँ एक मुल्क बनेगा और दुनिया का कारोबार इसके बगैर नहीं चलेगा, दुनिया इससे पूछ कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और महीनों के सरदार महीने रमज़ान, दिनों के सरदार दिन जुमा, जुमों के अंदर सरदार जुमातुल विदा और रातों की मलिका रात में पाकिस्तान कायम हुआ। ये सब इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं हो सकता।